हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैटकेम क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं अपने ग्रुप 3 चैप्टर में। तो आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ लिया था और प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की बातें हमने शुरू कर दी थी, तो उसी को कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, हेडिंग हमारी क्या पड़ी हुई थी कि प्रॉपर एक्सिस और प्रॉपर रोटेशंस एंड प्रॉपर रोटेशंस। तो प्रॉपर एक्सिस एंड प्रॉपर रोटेशंस में आप समझ गए थे कि जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन कराया जाता है उस एक्सिस को बोलते हैं क्या, आपकी प्रॉपर एक्सिस या फिर प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और उस रोटेशन को, उस ऑपरेशन को, उस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, प्रॉपर रोटेशन बोला जाता है। और ये प्रॉपर रोटेशन और प्रॉपर एक्सिस दोनों को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा था, सीएन से दोनों को भाई क्या किया जा रहा था, रिप्रेजेंट किया जा रहा था। यहां पर एन आपका ऑर्डर था और n की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो क्या करते थे हम, 360 में जितना एंगल ऑफ रोटेशन से आप डिवाइड करते हैं उस थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो आपको n की वैल्यू मिल जा रही थी। अब यहां पर n की वैल्यू, cn की वैल्यू बेसिकली जब c5 होगा तो यहां पर एंगल कितना होगा, 72 डिग्री होता है। ठीक है, जब ये c6 होता था तब इसका एंगल कितना होता था भाई, याद करो कितना होता था, 60 डिग्री होता था। नहीं याद कर सकते हो तो सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इसको क्या कर दूं, यहां पर इसको कर दूं C8, तो C8 के केस में इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री के आसपास इसका होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर अगर आपके मैं इसको C5 हो चुका है, C4 अगर मैं C4 की बात करूं तो C4 के केस में आपका जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। इसी तरीके से C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 सबको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें एंगल ऑफ रोटेशन से कुछ हमारे नया कुछ खास नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है, जितना एंगल ऑफ रोटेशन होगा उसको आप डिवाइड करते हैं 360 से, तो अपने मन से मतलब उस 360 को उससे डिवाइड करते हैं तो यहां पर आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमने देख लिए थे और वहां पर हमने एक बात सीखना शुरू करी थी हमने, वो बात क्या हमें समझने देखने में मिल रही थी, जिसको अभी और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। क्या कि अगर आपके पास बेसिकली Cn प्रेजेंट हो, ठीक है, Cn प्रेजेंट हो और Cn के साथ साथ अगर इसके साथ कोई ना कोई इसके साथ इसके परपेंडिकुलर अगर आपको एक भी C2 मिल जाए, अगर इसके परपेंडिकुलर अगर आपको एक भी C2 मिल जाती है, अब ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक Cn प्रेजेंट है, ठीक है, एक Cn प्रेजेंट है और उस Cn में अगर उस Cn के परपेंडिकुलर एक भी C2 प्रेजेंट है तो ये C2 क्या होगी, NC2s होंगे, हमेशा क्या होंगे, NC2s होंगे। कितने होंगे, NC2s हमेशा आपको मिलेंगे। ठीक है, अब उसमें हो सकता है कुछ एक टाइप के हों, कुछ दूसरे टाइप के हों, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन अगर आपको एक भी परपेंडिकुलर C2 नहीं मिल रही तो फिर वहां पर एक भी C2 नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बेसिक आइडिया आप लगा सकते हो। वो क्या कि अगर आपके पास Cn पर मिले आपको, ठीक है, और Cn के साथ साथ अगर आपको उसके साथ दूसरा अगर कोई परपेंडिकुलर C2 मिल रही है तो आप समझ जाना कि वहां पर उनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास C4 है तो उसके साथ आपको क्या मिलेगा, 4C2 मिलेगा ही मिलेगा अगर एक भी C2 प्रेजेंट है तो। अब इसका एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग, PtCl4। क्या देखते हैं भाई, PtCl4। तो अब ये प्लेटिनम को लिख लीजिए, यहां पर प्लेटिनम आ गया आपके पास। ठीक है, और इसमें क्या करता हूं मैं, आपके पास यहां पर एक क्लोरीन ये लगी हुई है, एक क्लोरीन ये लगी हुई है, एक क्लोरीन ये लगी हुई है और एक क्लोरीन ये लगी हुई है। अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है ये कहां पर है, बोर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन द इसका जो प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन क्या कहेंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस मॉलिक्यूल के, उसको मॉलिक्यूलर प्लेन बोलेंगे उसका। तो अब इस मॉलिक्यूलर प्लेन में एक ही एक्सिस जो आपकी तरफ निकल कर आ रही है, ठीक है, इसमें अगर आपको पता है कि अगर आप 90 डिग्री घुमा दोगे मॉलिक्यूल को तो 90 डिग्री घुमाने से क्या होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें आपकी तरफ जो जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, वो क्या है आपकी C4 है। अब C4 के बाद आपने देखा कि मॉलिक्यूल में इस प्लेन में भी, इस प्लेन में यहां पर एक C2 प्रेजेंट है, ये C2 प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक दूसरी C2 कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाता है बेसिकली, इसका मतलब यहां पर बेसिकली साफ साफ ये हो जाएगा कि अगर किसी भी एक एक्सिस के साथ कोई दूसरी परपेंडिकुलर C2 एक्सिस प्रेजेंट हो तो ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जितने ऑर्डर की वो एक्सिस होगी उतने ही C2 प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मान लो ये क्या है आपका C4 है, तो जब इसे आप 90 डिग्री घुमाओगे तो 90 डिग्री घुमाने से क्या होगा, बिल्कुल देखो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप इस तरीके से समझो कि ये एक C2 है और ये है क्या आपका C4 है। आपने जैसे इसको 90 डिग्री घुमाया तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल घुमा,
अब जब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल घुमा और पहले वाला स्ट्रक्चर और बाद वाला स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब इसका काम अभी भी होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर एक C2 प्रेजेंट है तो यहां पर भी एक C2 प्रेजेंट होगी। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर एक C2 प्रेजेंट हो गई, दूसरी C2 क्या हो गई, ये हो गई। अब इसके बाद एक और C2 यहां पर आपको दिखनी चाहिए साफ साफ, देखो जरा, ये वाली C2, ये जो कहां से जा रही है, सिर्फ प्लेटिनम से होकर जा रही है। ये वाली जो C2 है आपकी, ये वाली C2, पहला एक ये C2 है और दूसरी ये C2 है। ये जो दोनों C2 हैं, ये C2 क्या है, क्लोरीन, प्लेटिनम क्लोरीन से होते हुए एक एक्सिस जा रही है, ठीक है। और जबकि आपका ये दूसरी जो C2 है, ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ कहां से जा रही है, आपके सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम एटम से जा रही है। इसी तरीके से ये एक और C2 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जरा C2 एक्सिस आपने काउंट किया तो 1 2 3 और ये 4 C2 एक्सिस आपकी यहां पर प्रेजेंट थी, जबकि एक प्रिंसिपल एक्सिस C4 प्रेजेंट थी। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब भी आपके पास CN प्रेजेंट होता है तो CN के साथ अगर एक भी C2 नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक भी C2 मिल गई तो आप डायरेक्टली बताकर बोल सकते हैं क्या कि वो क्या होंगे, NC2s प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी अभी तक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक बार आप क्लियर कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली जो होगी उसे ही मैक्सिमम केस में आपके प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी बेसिकली, भाई आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, उससे ही हमेशा मॉलिक्यूल की क्या करा जाएगा, जेड एक्सिस मानी जाएगी। क्या उसके, उसे ही मॉलिक्यूल की जेड एक्सिस माना जाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस को मैक्सिमम केस में आपका क्या जेड एक्सिस माना जाता है। बाकी आपको जेड एक्सिस कोई भी मान सकते हो, जेड एक्सिस चेंज कर सकते हैं। जेड एक्सिस से हमें कोई ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस से हमें कोई भी ऐसा खास वो नहीं है कि यही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम केसेस में आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसे जेड एक्सिस माना जाता है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है बेसिकली, प्रिंसिपल एक्सिस याद है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस होगी। क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो एक्सिस होती है उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास सेम केस ऐसा प्रेजेंट हो जाए, मान लो आपके पास ऐसा केस आ जाए कि जहां पर हाईएस्ट ऑर्डर की सेम एक्सिस प्रेजेंट हो, मतलब कि मोर देन वन हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस प्रेजेंट हो, तो उस केस में किस एक्सिस को मानोगे, प्रिंसिपल एक्सिस जो सबसे डिस्टिंक्ट दिख रही होगी। क्या हो रही होगी, सबसे डिस्टिंक्ट, मतलब जो सबको ऐसा होगा। देखो जैसे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, ध्यान समझो। जैसे कि अगर आपके पास मान लो C2H4 मॉलिक्यूल है, क्या है C2H4 मॉलिक्यूल, तो यहां पर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर एक ये हाइड्रोजन, यहां पर एक ये हाइड्रोजन, यहां पर एक ये हाइड्रोजन और यहां पर एक ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके मॉलिक्यूल में एक C2 तो ये जा रही है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से होते हुए जा रही है, तो एक C2 ये जा रही है, ठीक है। अब दूसरी C2 कहां से जा रही है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां से जा रही है, ये प्लेन में ही प्रेजेंट है, और एक C2 आपकी तरफ ऐसे जा रही है, क्योंकि अगर यहां से मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमाओगे तो ये पूरा का पूरा CH2 ग्रुप घूम के यहां चला जाएगा और ये पूरा का पूरा CH2 ग्रुप घूमकर यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक C2 आपकी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो C2 है, पहली ये C2 आपको दिख रही है और दूसरी ये C2 दिख रही है, ये दोनों क्या है, प्लेन में प्रेजेंट है, एक ही तरीके की कह सकते हैं उनको, क्योंकि एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो जबकि ये वाली जो C2 एक्सिस है ये सबसे अलग है, क्योंकि ये क्या है, आपके मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टिंक्ट C2 को ही क्या मानेंगे आप, जेड एक्सिस मानेंगे और इसे ही प्रिंसिपल एक्सिस माना जाएगा। तो ये वाली जो C2 होगी आपकी बेसिकली इसे ही जेड एक्सिस माना जाएगा और यही आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के तरीके कंसीडर की जाएगी। इतनी बात क्लियर समझ में आई, प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिक्वेंटली एक्सिस में बेसिकली ये डिफरेंस आपको देखना होगा और कोई भी डिफरेंस देखना नहीं है। अब इसके बाद फटाफट हेडिंग डाल लीजिए या फिर मैं बताता हूं आगे हमको क्या पढ़ना है। अब हमारा जो मेन अगली हेडिंग है वो है ओवरलैपिंग ऑफ एक्सिस एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस जनरेटेड बाय अ प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हेडिंग है हमारी नंबर ऑफ ऑपरेशंस जनरेटेड बाय CN and overlapping of axis and overlapping of एक्सिस। ओवरलैपिंग ऑफ एक्सिस बेसिकली क्या है और ये आपका कितने नंबर ऑफ जनरेट करता है कोई एक पर्टिकुलर CN ग्रुप, ये हमें अब जरा ध्यान से समझना है कि कोई एक पर्टिकुलर CN कितने टाइप के हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस को जनरेट करता है। तो एक बात आप पहले शायद आपने नोट करी थी, लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैंने कि CN जो होता है बेसिकली वो n-1 टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस को जनरेट करता है। इतने ऑपरेशंस को ध्यान रखिएगा, इतने ऑपरेशंस को, ठीक है।
तो इतने ऑपरेशंस को जनरेट करता है आपका एक Cn, ठीक है। बेसिकली वैसे जनरेट कैसे करता है, n, लेकिन n में जो CNN होता है वो क्या हो जाता है, E हो जाता है। CNN क्या हो जाता है, E हो जाता है। उसी को जरा ध्यान से आप समझते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके। मान लो आपके पास क्या है, बेसिकली यहाँ पर BF3 मॉलिक्यूल दे रखा है। क्या दे रखा है मॉलिक्यूल भाई, फटाफट ध्यान से देखिए, BF3 मॉलिक्यूल आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल में कितने एक्सिस प्रेजेंट है, ध्यान से समझिए। तो एक एक्सिस तो ये जो अपनी तरफ आ रही है Z एक्सिस, ये है आपकी क्या, Z एक्सिस, ठीक है। और इसके अलोंग ही क्या प्रेजेंट है, इसमें C3 प्रेजेंट है। तो ये Z एक्सिस क्या है, बाहर की तरफ ऐसे आ रही है Z एक्सिस। तो अगर क्या करो, इस मॉलिक्यूल में क्या करा आपने, एक C3 अप्लाई किया। तो एक C3 अप्लाई किया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में अगर मैं इसको डोनेट कर देता हूँ, ये 1 का फ्लोर, ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ये बोरॉन एटम, यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। ध्यान समझते रहिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप पता समझ सकते हो, 2 और यहाँ पे बेसिकली 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और एक्सेस प्रेजेंट करिए। देखो जब भी आपको क्या करना हो, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं किसी भी एक पर्टिकुलर आपके ऑपरेशन में, कितने नंबर, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई या फिर सिमेट्री ऑपरेशन में, किसी एक पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन में कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन वो जनरेट कर सकता है, ये पता करने के लिए आपको क्या करना होता है कि मॉलिक्यूल को इतनी बार रोटेट करो कि जब वो रोटेशन के बाद क्या हो, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ले आए। जब तक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं लाएगा तब तक हम क्या करते हैं, उसको लगातार रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। अगर जहां पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ गया तो फिर वहां पर ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। तो कभी भी ऑपरेशन निकालने हो तो किसी भी क्या करो, तब तक उसको घुमाओ तब तक वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ना ले आए। तो इसलिए यहां पर इस मॉलिक्यूल में यहां पर आपने BF3 लगाया। अब इसके बाद इसमें फिर से एक C3 लगा दीजिए। तो C3 लगाने से क्या हुआ, यहां पर बोरॉन एटम आ गया, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, और यहां पर अब क्या हुआ, बेसिकली यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 आ गया और यहां पर 3 आ गया। अब इसमें क्या करिए, अब इसमें एक बार फिर से जरा आप C3 लगाइए। इसमें एक बार फिर से C3 लगाएंगे तो जरा ध्यान से देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर फिर से C3 लगाने से, इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर रख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें एक बार फिर से B3 लगाइए, C3 लगाने से क्या होगा, यहाँ पर बोरॉन एटम, यहाँ पर फ्लोरीन एटम, यहाँ पर फ्लोरीन एटम, यहाँ पर फ्लोरीन एटम, और ये आ गया क्या, 1 3 1 2, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि यहां पर बेसिकली क्या है, देखो अब ये वाला जो इसका स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए तो इसका मतलब अब इसके आगे हम जितना करेंगे वो क्या होगा, बार बार रिपीटिशन ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमने इस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ऑपरेशन को बोलेंगे C3 ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है कि जब हम लोग एक ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले या फिर आइडेंटिकल मिल जाए, ठीक है। बार बार सेम टाइप का स्ट्रक्चर नहीं मिलना चाहिए। और इसके बाद अगर इस मॉलिक्यूल में यहां से इसको मैं डायरेक्टली बोलना चाहूं तो यहां पर क्या हुआ, 2 C3 अप्लाई किए गए। 2 C3 को कैसे लिखते हैं, C3-2। तो C3-2 एक ऑपरेशन है। तो एक ऑपरेशन तो क्या हो गया, C3 हो गया, और दूसरा ऑपरेशन क्या हो गया, C3-2 हो गया। इसके बाद जो तीसरा ऑपरेशन आप देखेंगे यहां पर ये वाला ऑपरेशन, ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया C3-3। लेकिन C3-3 बेसिकली क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑपरेशन के बराबर हो गया, और आइडेंटिटी ऑपरेशन ऑलरेडी कंसीडर किया जाता है। इस वजह से हम लोग यहां पर क्या कहते हैं कि n-1 ऑपरेशन जनरेट करता है आपका कोई भी गिवन मॉलिक्यूल। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप यहां पर देख रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब आप देख रहे हैं कि जब CNN हो रहा है तो CNN के केस में वो हमेशा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेशन बन जाएगा। अब इसे आप चेक कर सकते हैं, इसे आप पता है किसमें चेक करेंगे, इसे आप चेक करिएगा बेसिकली ये CP ग्रुप में। तो CP ग्रुप में क्या करना है आपको, मैं बता दे रहा हूं। यहां पर क्या है, एक C5 प्रेजेंट है, जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो C5 सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट है, और प्लस 5 C2 प्रेजेंट है, प्लस क्या है, 5 C2 प्रेजेंट है। अब इन सारे के सारे C2 को कहां से होंगे ये आप पता कर सकते हो। C5 बेसिकली आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला C5 है। अब आपको क्या करना है कि सही C5 में मैं आपको एक बार डायरेक्टली बता रहा हूं, ये आप चेक करके देख सकते हैं कि अगर इसे मैंने C6 लिख दिया, C5-6 तो C5-6 का मतलब क्या हो गया, C5-6 का मतलब हो गया CN और N+1, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको क्या लिखूं, C5-5
तो ये बेसिकली क्या हो गया CNN। तो अब देखना C5 भी बेसिकली क्या होगा, आइडेंटिटी ऑपरेशन ही बना रहा होगा। ठीक है, तो किसी भी केस में आपका जो CNN आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका आइडेंटिटी ऑपरेशन देगा। ये आप डायरेक्टली इसको इसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब आप देखेंगे कि CN में मैं जहां n+1 करूंगा, आप इस वाले ऑपरेशन में एक बार फिर से C3 लगा के देखिए। जब इस वाले ऑपरेशन में आप एक बार फिर से C3 लगाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, जरा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसमें एक बार फिर से C3 लगाई गई, तो इसमें C3 लगाना और या फिर इसमें C3 लगाना सेम बात ही तो है, जबकि दोनों सेम स्ट्रक्चर है। मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें यही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि C4 लगाने के बाद जब हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है, जरा इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए आप। यहां पर क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया, और यहां पर क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया। किसी भी तरीके का आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन का जवाब मैं यहां पर आपको देता चल रहा हूं साथ में। बेसिकली क्या, यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया 2 और यहां पर आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहां पर अप्लाई किया C3 को 4 बार, और C3 को जब 4 बार आपने अप्लाई किया तो वो C3 के एक बार अप्लाई करने के बराबर ही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये C3 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ भी हो गया एक तरीके से कि CNN+1 बेसिकली क्या हो जाएगा, CN के बराबर होता है। तो एक ये CNN+1 बराबर क्या होगा, CN होता है। एक ये बात आपको नोटिस समझ में आ गई। ठीक है, अगली बात आपको क्या समझ में आई, अगली बात अगर आप एक और नोट कर सकते हैं कि CNN+2 बेसिकली क्या हो जाएगा, CNN+2 बेसिकली क्या हो जाएगा, CN2 हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और नोट कर सकते हैं आप, वो क्या बात है, वो क्या बात है, वो बिल्कुल जनरल सा ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि CN में 2N हो, ठीक है, या फिर CN 3N हो, ये हमेशा बेसिकली आपका E ही आएगा। ये हमेशा क्या आएगा, आपका E ही आएगा। तो एक सिमेट्री ऑपरेशन जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो n-1 सिमेट्री ऑपरेशंस क्या करता है, बना सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपी में कितने टाइप ऑफ रोटेशनल ऑपरेशंस प्रेजेंट है, हाउ मेनी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशंस आर प्रेजेंट, हाउ मेनी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशंस ऑपरेशंस पूछ रहा हूं, हाउ मेनी प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशनल ऑपरेशंस आर प्रेजेंट इन C5 इन CP मॉलिक्यूल। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या कि आपने क्या चेक किया, आपको साफ साफ दिखा सबसे पहले कि C5 तो मुझे दिख गया। जैसे ही आपको C5 दिखा तो आपने देखा कि अरे अगर मैं यहां से एक एक्सिस ऐसे डालूं तो ये C2 बन रही है, और ये वाली C2 जो है आपकी C5 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आपने तुरंत कह दिया कि हाँ +5 C2 भी प्रेजेंट होंगे। और C2 से कितने ऑपरेशन बनेंगे, n-1 मतलब एक ऑपरेशन, और C5 से कितने ऑपरेशन बनेंगे, आपके 4 ऑपरेशन बनेंगे। तो यहां पर 4 ऑपरेशन यहां से आएंगे और प्लस ये 5 ऑपरेशन है, टोटल 5 ऑपरेशन। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल ऑपरेशंस जो है, प्रॉपर रोटेशनल ऑपरेशंस इन CP मॉलिक्यूल, वो कितने हो जाएंगे, 9 ऑपरेशंस हो जाएंगे। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखते हैं कि जब CN की वैल्यू ऑड होती है और इवन होती है तो इनमें कुछ अंतर होता है, तब होती है ओवरलैपिंग ऑफ एक्सिस। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान से देखिएगा, जब CN की वैल्यू में n अगर आपका इवन है, अगर CN में n आपका क्या है, इवन है, तो CN में अगर आपका n इवन होगा ना तो उस समय आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्सिस होगी। ये कैसी बात है, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने बना दिया PTCl4, तो PTCl4 आपके सामने ये कुछ इस तरीके का बन के आ गया PTCl4 मॉलिक्यूल। और PTCl4 मॉलिक्यूल में आपको पता है क्या कि एक तो C4 प्रेजेंट है, एक क्या प्रेजेंट है, C4 प्रेजेंट है, और C4 के साथ साथ 4C2 भी प्रेजेंट है। C4 बेसिकली कितने ऑपरेशंस देगा, यहां पर आपको 3 ऑपरेशंस देगा, 3 ऑपरेशंस देगा। ठीक है, और 4C2 बेसिकली कितने ऑपरेशंस देंगे, 4 ऑपरेशंस देंगे। कितने, 4 ऑपरेशंस देंगे। तो इसमें जो रोटेशनल ऑपरेशंस, टोटल रोटेशनल ऑपरेशन इन PTCl4 हो गए, वो कितने हो गए भाई, बता दीजिए फटाफट, 7 ऑपरेशंस हो गए। 7 ऑपरेशंस हो गए, और ये 7 ऑपरेशंस कौन से हैं, प्योर प्रॉपर रोटेशनल ऑपरेशंस है इन PTCl4 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर जरा ध्यान से देखो, ये जो इसमें ये 3 रोटेशनल ऑपरेशंस है ना, ये 3 C4 से जो जनरेटेड रोटेशनल ऑपरेशंस है, ये ओवरलैप करेंगे C2 के साथ। जरा ध्यान से देखना कैसे करेंगे, जरा इस बात को समझने के लिए हम इसको जरा साइड में रखते हैं और अपने PTCl4 पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। PTCl4 मॉलिक्यूल में आप डालिए जरा रोटेशन। ये आपने प्लेटिनम लिया, यहां पर ये आ गई क्लोरीन, ये आ गई क्लोरीन, और ये आ गई क्लोरीन, और ये आ गई क्लोरीन। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्लोरीन को क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। यहां पर 1 2
3 और 4। अब इसमें आप एक C4 डालिए, तो एक C4 का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन घुमा देते हैं। चलिए घुमा दिया। यहां पर आ गया आपका प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद बेसिकली क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, और यहां पर आपकी क्लोरीन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो आप इसमें, अब देखो जरा नंबरिंग कर दो। यहां पर ये आ गया 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग सही है। चलिए अब दोबारा C4 जरा अप्लाई करिए, दोबारा C4 अप्लाई करिए। इसमें फिर से एक अगली C4 अप्लाई करेंगे। जब इसमें दोबारा C4 अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो इंटरेस्टिंग है, वो देखने लायक है। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, और ये क्लोरीन आपकी बन के आ रही है। ध्यान से समझिएगा, इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया 1 2 3 4। अब जरा इससे अगर मैं डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, अगर मैं इससे डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, यहीं से आपका स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। तो उसको अभी आगे बढ़ के देख सुनते हैं, पढ़ते हैं। जरा इसको जरा ध्यान से पहले देखो, आपने क्या किया हुआ है, जरा देखो ध्यान से। आपने यहां पर ये जो पहला क्लोरीन एटम था, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं, दूसरे कलर से दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो आपका पहला क्लोरीन एटम था, ये पहला क्लोरीन एटम आपका घूम के कहां चला गया है, इस जगह चला गया। देखो यहां पर आ गया क्लोरीन एटम, और इसके बाद बेसिकली ये वाला जो क्लोरीन एटम था वो घूम के कहां आ गया, यहां आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक तरीके से अगर मैं एक तरीके से कहूं तो बताइए आप कुछ कहेंगे। मैं कहूं कि मॉलिक्यूल को डायरेक्टली यहां से 180 डिग्री घुमा दो, कितना, डायरेक्टली 180 डिग्री घुमा दो। और अगर आपने यहां से डायरेक्टली मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा दिया तो ये वाला क्लोरीन कहां घूम कर जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो यहां आ गया, और ये वाला क्लोरीन घूम के कहां आएगा, नीचे आएगा, मतलब यहां आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर अगर आप डायरेक्टली C2 अप्लाई करो तो C2 अप्लाई करने से और साथ ही साथ इसमें C4 अप्लाई करने से दोनों में सेम रिजल्ट मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में एक C2 के बराबर हो जाएगा क्या, आपका C4 तो C4 जो है वो C2 के बराबर हो गया। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात को ध्यान से क्या समझ रहा है कि ये वाली जो C2 है, इस C2 को अलग से C2 नहीं बोला गया है। देखो जरा ध्यान से देखो, इस C2 को ये वाली C2 कहां पर है, आपके Z एक्सिस के अलॉन्ग है। और जब मैंने इसमें रोटेशनल एक्सिस आपसे पूछी थी तो रोटेशनल एक्सिस मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा एक C4 और 4 C2। तो वो 4 C2 तो अलग ही है, ये 4 C2 तो अलग ही है, लेकिन इस C4 में जो सिमेट्री ऑपरेशंस है ना टोटल, उनको कैसे लिखा जाएगा, उनको लिखा जाएगा C4 कॉमा दूसरा होगा जो C4 उसको C4 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। लेकिन ये जो C2 है, ये आप इसको डायरेक्टली अलग से C2 भी बोल सकते हो और इसको C4 भी बोल सकते हो। तो ये दो क्या हैं, दो रोटेशनल एक्सिस हैं जो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे पर, और ओवरलैप कर रही है और दोनों का काम भी एक ही है। तो इसलिए हम इनको अलग अलग भी बोल सकते हैं और सेम भी बोल सकते हैं, लेकिन इनको एक ही कंसीडर किया जाएगा। दो अलग ऑपरेशन नहीं हुए, क्योंकि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो वही मिल रहा है। तो एक तरीके के जैसे हर जगह पढ़ते हैं ना स्टेट फंक्शंस, उस तरीके का काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली इन दोनों एक्सिस का क्या हो रहा है, आपस में ओवरलैप हो रहा है। अब इसके बाद जो अगली एक्सिस आएगी वो आएगी C4 तो C4 में एंगल ऑफ रोटेशन कितना है आपका 270। तो 270 में बेसिकली आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास C4 ऑपरेशंस में जो ऑपरेशंस हैं, अगर आप इनको ओपन करके लिखेंगे, C4 में जो ऑपरेशंस है वो क्या लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे C4 कॉमा लिखा जाएगा C2 कॉमा लिखा जाएगा क्या C4 और प्लस उसके बाद तो बेसिकली E हो गया। तो E को तो कंसीडर करते नहीं है। ये तीन ऑपरेशंस हैं किसमें, C4 में प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में। इसी आधार पर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ओवरलैपिंग देखते हैं जहां पर बहुत ज्यादा होती है। ये देखो ये कब हो रहा है, ये मैंने आपको बताया जब n की वैल्यू क्या है भाई, इवन है। तो इवन का एक और केस उठाते हैं और अपनी बातों को पूरा क्लियर कर लेते हैं। एक बार इवन का एक और केस, सबसे बढ़िया सा केस क्या है आपके पास, बेंजीन का। सबसे बढ़िया केस क्या है हमारे पास, बेंजीन का केस है। तो बेंजीन केस में हमें बेसिकली पता है क्या, हमें बेंजीन के केस में पता है कि, पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल कितना होता है यहाँ पर 60 डिग्री होता है। और अगर ये 60 डिग्री है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है देख के, तो इसका मतलब आपको पता है कि अगर मैं 60 डिग्री ऐसे, ये वाली जो एक्सिस है जो आपकी तरफ आ रही है, इस एक्सिस में अगर आप इस मॉलिक्यूल को क्या करो 60 डिग्री घुमा दो,
तो 60 डिग्री घुमाने से क्या होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका मतलब ये वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, एक C6 ऑपरेशन है। क्या है, C6 है। अब इस C6 के अलावा इसमें कौन कौन सी रोटेशन अवेलेबल है, देखो इसी बोर्ड के अलावा अगर मैं ये वाली एक्सिस लूं जिसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो एक दूसरे के सामने अपोजिट कार्बन है, तो अपोजिट कार्बन से जाता हुआ आपका एक C2 प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, बताओ भाई, प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इस तरीके से इस वाले कार्बन और इसके अपोजिट जो कार्बन है इस वाले कार्बन पर जाता हुआ एक C2 प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो एक और C2 ये प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये वाला जो C2 है आपका, ये वाला C2 और ये वाला C2, ये क्या है, ये भी एक C2 प्रेजेंट है। इसका मतलब इसमें 3 C2 तो ये है। क्या इसमें 3 C2 के अलावा भी कोई C2 आपको नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, इसके अलावा भी कोई C2 क्या आपको नजर आ रहा है, तो आप जरा देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच से, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच से, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच से, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच से जाता हुआ एक ये C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पर बेसिकली क्या है, जरा ध्यान समझना, ये वाले एक्सिस को ध्यान समझना, आपके पास एक मॉलिक्यूल हेक्सागन प्लेन प्रेजेंट है, तो आप कार्बन कार्बन से चाहे मॉलिक्यूल को घुमा दें और चाहे तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ना वहां भी रोटेट कर सकते हैं। अगर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के आधार पर आप रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ये रोटेट होकर कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे, और ये वाला जो कार्बन है रोटेट होकर कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे, और ये वाला जो कार्बन रोटेट है वो रोटेट होकर कहां चला जाएगा, इस कार्बन पे। इसका मतलब आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही बनेगा। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग C2 डैश। इसी तरीके से दूसरा एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ये देख सकते हैं आप, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, C2 डैश ही है, C2 क्या है, डैश ही है। अब जरा ध्यान समझाता हूं मैं आपको C2 डैश क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक दूसरा देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, C2 डैश ही। यहां पर बेसिकली क्या है, ये पहले वाले जो 3 कार्बन है, पहले वाले 3 C2 हैं, ये जो पहले वाले 3 C2 हैं, 1 2 और 3, ये जो पहले वाले 3 C2 है ना भाई, ये 3 C2 क्या है, एक टाइप के C2 है, मतलब ये कार्बन कार्बन से होते हुए जा रहे हैं, और ये जो दूसरे C2 हैं वो क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड से होते हुए जा रहे हैं। तो अगर इनमें देखिए, इनको डिस्टिंग्विश करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये 3 कार्बन एक टाइप के, ये 3 C2 एक टाइप के हैं, और ये 3 C2 एक टाइप के, एक तरीके का डिफरेंशिएशन है, बाकी कुछ अलग नहीं है उसमें, ठीक है, कुछ अलग से कोई अलग टाइप का रोटेशन नहीं है, वो भी C2 है, ये भी C2, तो इसको हम C2 डैश बोल देते हैं इन तीनों को, और इनको C2 सिर्फ इसलिए ताकि ये 3 एक टाइप के हैं, ये 3 एक टाइप के हैं, ये हमें पता चलता रहे। आ रही बात आपको समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो बेंजीन है C6H6, इस C6H6 में आपने देखा कि एक C6 प्रेजेंट था और प्लस 6 C2 प्रेजेंट थे। अब मैंने आपको यहां पर दिखा इसलिए दिया ताकि आप इमेजिन कर पाओ या ना कर पाओ। अगर आपको ये सब देखने में समझने में दिक्कत हो रही ना, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास एक C6 प्रेजेंट है और उसके साथ अगर आपको एक भी C2 इसमें दिख रहा है, तो आप तुरंत कह देंगे कि C6 के साथ कितने C2 होंगे, 6 C2 आपके दिए होंगे। लेकिन अब जरा इन C6 के जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, इस C6 से बनने वाले जो टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, उनको ध्यान से 1 बाय 1 ओपन करके देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या है, पहला तो हो जाएगा C6, लेकिन अगर C6 को 2 बार अप्लाई करोगे तो अब देखो जरा डायरेक्टली, मैं स्ट्रक्चर को घुमाकर इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। C6 को 2 बार घुमाया, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, थीटा की वैल्यू रही होगी 2 × 60, 2 × 60 रही होगी कि नहीं रही होगी भाई। एक बार घुमाने का मतलब होता है कि 60 डिग्री घुमाना तब भी इक्विवेलेंट मिला, और 2 बार घुमाया तब भी इक्विवेलेंट मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब क्या होगा, आप जरा देखो भाई, अगर समझ में ना आ रहा तो देख लीजिए भैया, आप देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले इसमें एक C6 अप्लाई किया, C6 अप्लाई किया। तो C6 अप्लाई करने से क्या हुआ बेसिकली, यहां पर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो फटाफट, यहां पर बेसिकली क्या हो गया, ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, अब इसमें एक बार फिर से C6 अप्लाई कर दीजिए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। अब मैं क्या कहूं, अब मैं कहूं इसको, अगर डायरेक्टली आप क्या करते हैं, यहां से सीधा 120 डिग्री घुमा देते, सीधा 120 डिग्री घुमा देते, जो कि किया जा रहा है। C6-2 का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये C6-2 ऑपरेशन है। और जो C6-2 ऑपरेशन है, मैं कहूं कि अगर मैं इसी एक्सिस के अलाउंग डायरेक्टली मॉलिक्यूल को क्या करता, 120 डिग्री घुमा देता, तो 120 डिग्री घुमा देता, तो उस एक्सिस को क्या बोलते हैं आप, C3 बोलते कि ना बोलते भाई, बोलते कि ना बोलते? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो C6
C62 है आपका, जो ये C62 है ये किससे ओवरलैप कर जा रहा है? C3 से ओवरलैप कर जा रहा है। किससे ओवरलैप कर जा रहा है? C3 से ओवरलैप कर जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये जो C6 ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन आपका क्या है? बेसिकली C3 है। एक क्या है आपका? C3 है। तो C62 बोलिए चाहे उसको C63 बोलिए, एक ही बात है, लेकिन हमेशा जो लोअर ऑर्डर वाली एक्सिस होती है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो अब एक इसका मतलब पता चला हमें, इसका मतलब हमें क्या पता चला, देखते रहो ध्यान से। तो इसका मतलब हो गया। चलिए आगे देखते हैं जो अगले अपने ऑपरेशंस हैं। तो हमने एक चीज तो यहाँ देख ली कि अपना जो C62 है बेसिकली वो क्या है आपका? C3 बन गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो ओवरऑल कितना है? 120 डिग्री है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप क्या करो कि C6 को 3 बार अप्लाई कर दो, तो अगर आप C6 को 3 बार अप्लाई कर दो तो आप बताओ, मैं दोबारा स्ट्रक्चर बनाने की जगह मैं डायरेक्ट अगर आपसे क्या कह दूं कि बेसिकली यहाँ पर जो आपका थीटा है ना वो कितना है? 180 डिग्री है कि नहीं है? 180 डिग्री बोलो भाई, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है। 60 डिग्री 3 टाइम्स हो गया मतलब 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस C6 ऑपरेशन, जो C6 आपका सिमेट्री एलिमेंट है, उससे जो सिमेट्री ऑपरेशंस बन रहे हैं, समझ रहे हो? C6 एक सिमेट्री एलिमेंट है और उससे बनने वाले ऑपरेशंस हैं ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं। तो C63 जो ऑपरेशन है बेसिकली वो ओवरलैप कर रहा है Z एक्सिस के C2 से। क्यों? क्योंकि यहां पर 180 डिग्री है, यहां पर भी 180 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि C63 आपको किसके बराबर हो गया? C2 के बराबर हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए C64 को चेक करें तो C64 इक्वल टू बेसिकली क्या हो गया? एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? थीटा। इसके लिए थीटा हो जाएगा 6 4 जा 24, 240 डिग्री एंगल। ठीक है, और अगर मैं 240 आपको ये बोलूं कि 240 अगर आप याद करो कि अगर 120 को 2 बार अप्लाई कर दो, 120 को 2 टाइम्स अप्लाई कर दो, तो भाई 120 को 2 टाइम्स अप्लाई करने का भी मतलब वही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 को 2 टाइम अप्लाई करने का मतलब क्या होता है? ये C32, तो ये C32 है। तो इसका मतलब आप C32 और C64 में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? जिसका लोअर ऑर्डर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो बेसिकली C64 है उसे क्या लिखा जा सकता है? C32 लिखा जा सकता है। समझना आप ध्यान से, ये तो हो गया इनके बारे में बात। अब क्या है, अब चेक कर लेते हैं C65 को। किसको चेक करते हैं? C65 को। तो C65 में आपका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा यहाँ पर 300 डिग्री, और 300 डिग्री को आप किसी दूसरे फ्रैक्शन से नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब हुआ जो ओवरऑल आपके पास यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशंस आपको मिल रहे हैं C6 के, C6 से बनने वाले जो सिमेट्री ऑपरेशंस है वो है, पहला है C6, दूसरा है C3, दूसरा क्या है आपका जिसमें C62 है वो C3 है, और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका C2, और चौथा क्या है आपका? चौथा क्या है? C32, चौथा क्या है? C32। और इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? E मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? E मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये 6 ऑपरेशंस बनेंगे जिनमें से हम बेसिकली इन 5 को ही कंसीडर करते हैं। समझ रहे हो आप? यहाँ पे C65 भी आएगा। क्या आएगा? C65। ठीक है, और ई वाले को तो चाहे कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वहां को उनको अलग काउंट कर लिया था। बाकी उसको भी यहां पर आप साथ में लिख सकते हो, अगर उस ई को काउंट ना करना तो यहां पे काउंट कर लेना। ठीक है, तो दीज आर द सिमेट्री ऑपरेशंस जनरेटेड बाय अ सिमेट्री एलिमेंट। तो ऐसे ही आप हर सिमेट्री ऑपरेशन को चेक करके उनसे बनने वाले सिमेट्री ऑपरेशंस को चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक नोट पॉइंट, ये साफ एक और नोट पॉइंट मिला आपको, क्या कि ओवरलैपिंग ऑफ सिमेट्री एलिमेंट समझ गए हम लोग। ठीक है, और जो सारी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें समझ गए। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें क्या मिला, ये हमें एक पॉइंट जो हमें साफ यहाँ पर समझ में आया वो क्या कि Cn से मोर देन वन सिमेट्री एलिमेंट्स जनरेट होते हैं। मोर देन वन सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशंस will be generated. Okay, सो ये एक ऐसा सिमेट्री एलिमेंट है जो आपका Cn है कि वो एक से ज्यादा टाइप के सिमेट्री ऑपरेशंस को जनरेट करता है। अब इसी के आधार पर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगले सिमेट्री एलिमेंट की। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले वाले सिमेट्री एलिमेंट की सारी बातें कर ली। अगला जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है वो क्या है? मिरर प्लेन, जो आपका एक्स रोटेशनल एक्सिस हमने पढ़ी अभी तक। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन प्लेन एंड रिफ्लेक्शन। हेडिंग क्या है आपकी? हेडिंग डाल लीजिए। आपके पास सिमेट्री प्लेन बेसिकली क्या हो जाएगा? आपकी ज्योमेट्रिकल एंटिटी
क्वांटिटी, और ये हो जाएगा आपका सिमेट्री एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट। सिमेट्री प्लेन क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। और ये जो आपका इसका रिफ्लेक्शन, ये क्या है? इसका ऑपरेशन है। तो सिमेट्री रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? बेसिकली ये क्या हो जाएगा? इसका ऑपरेशन हो जाएगा। और इसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन्स के नाम से भी अलग अलग जगह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है भाई? रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जरा ध्यान से देखिएगा आगे, सिमेट्री इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से बेसिकली। अब देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले, इससे पहले आपको प्लेन समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? इससे पहले आपको प्लेन समझने पड़ेंगे। तो प्लेन्स में एक बार आपको बता देता हूं, जब भी कोई एक प्लेन होता है आपका बेसिकली, तो वो दो एक्सिस के अलाउंग होता है। दो एक्सिस के अलाउंग होता है। जैसे अगर ये एक्सिस आपकी y एक्सिस है और ये एक्सिस आपकी क्या है? x एक्सिस है, तो इस प्लेन को क्या बोलोगे? सिग्मा एक्स वाई बोला जाएगा। बोले भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सिग्मा का काम क्या होता है, 1 मिनट बात कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए। इसके बाद अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये प्लेन लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि ये ऊपर वाली एक्सिस है वो है आपकी जेड एक्सिस, और ये जो पीछे की तरफ जा रही है एक्सिस, ये क्या है? आपकी एक्स एक्सिस, और या फिर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो इसको बोलोगे सिग्मा एक्स जेड। मतलब क्या है कि इसको अगर आप विजुअलाइज करना चाहो, अगर मैं कह दूं कि सामने वाली एक्सिस जो आपकी तरफ आ रही है, ये वाली एक्सिस, हमारे बीच वाली एक्सिस क्या है? ये जेड एक्सिस है। और ये वाली एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। तो ये वाला प्लेन क्या हो गया? एक्स जेड। अगर इसको वाई बोल दिया तो ये वाला प्लेन क्या हो गया? एक्स वाई। और अगर ये वाला प्लेन बोल दिया तो ये क्या हो गया? सॉरी, ये वाला हो गया वाई जेड। और अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन क्या हो गया? सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका काम क्या होता है बेसिकली? इसका काम जरा ध्यान से समझो। क्या होता है कि सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में तो ये है, इट मस्ट पास थ्रू द मॉलिक्यूल। मतलब ये प्लेन जो है आपका मॉलिक्यूल के अंदर से ही पास होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट ही होती है। अब ये रिक्वायरमेंट करती क्या है? अगर आप किसी प्लेन में, किसी मॉलिक्यूल में मान लीजिए, सबसे आसान मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं आपके लिए, H2O मॉलिक्यूल बना दिया। अगर किसी मॉलिक्यूल में आप एक ऐसा प्लेन डालें जो उसको 2 इक्वल हाफ्स में बांट दे, या फिर आप एक ऐसा प्लेन डालें जिसके बाद उस प्लेन के एक साइड वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर रिफ्लेक्ट कर दिया जाए दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ के सारे एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर दिया जाए इस तरफ, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इस पूरी प्रोसेस का, इसका रिफ्लेक्शन क्या है कि जहां पर आप ये प्लेन डाल रहे होंगे, बेसिकली ये प्लेन अगर आपने डाल दिया कुछ इस तरीके से, तो ये प्लेन डालने के बाद ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा आधे मॉलिक्यूल को, जो इस साइड वाले होंगे उनको उधर, और जो उस साइड वाले होंगे उनको इधर। ये मिरर का सिंबल बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर से ही रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन आने के बाद बेसिकली ये आपका हाइड्रोजन आ गया, और ये आपका हाइड्रोजन आ गया। अब इसको अगर मैं मार्क कर दूं 2 और 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। और इसका मतलब ये दोनों क्या है? आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है? ये एक सिमेट्री ऑपरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है। और अगर ये सिमेट्री ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब है इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री प्लेन बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जिस एक्सिस में हम कंसीडर करेंगे, उस एक्सिस में इसको मॉलिक्यूल का, उसका नाम हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई वाई जेड फलाना ढमाका, जो भी आपके सामने आएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि भाई आप बताइए मुझे ये देखकर कि इस H2O मॉलिक्यूल में कितने सिमेट्री प्लेन्स प्रेजेंट हैं, तो सबसे सिमेट्री पहला प्लेन तो आपको ये दिख रहा है, और दूसरा जो सिमेट्री प्लेन है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूं, वो है इस मॉलिक्यूल के प्लेन में ही अवेलेबल है। वो कहां है? इस मॉलिक्यूल के प्लेन में ही अवेलेबल है। ये प्लेन, ये वाला एक्सिस जो है आपका बेसिकली, ये देखिए, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन क्या है? ये वाला प्लेन आपका है जो कि मॉलिक्यूल के प्लेन में जा रहा है, जिसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसको मॉलिक्यूलर प्लेन बोलेंगे। तो एक सिग्मा ये प्रेजेंट है, और दूसरा सिग्मा क्या है? ये इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल को, ये वाला प्लेन क्या करेगा बेसिकली? इसमें हम लोग बेसिकली जो एटम्स होते हैं ना, एटम को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। एटम्स आर कंसीडर्ड
एटम्स आर कंसीडर एज स्फेयर्स, स्फेयर के तरीके उनको कंसीडर किया जाता है जब भी हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। तो इसका मतलब इसमें आधा ऑक्सीजन बाहर रहा होगा इस प्लेन के, आधा अंदर रहा होगा, और दोनों आपस में क्या हो गए होंगे, रिफ्लेक्ट हो गए होंगे। तो ये होते हैं आपके क्या, सिमेट्री प्लेन्स। अब सिमेट्री प्लेन्स के क्लासिफिकेशन भी होती है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के सिमेट्री प्लेन्स आपको दिखाए जाते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सिमेट्री प्लेन्स, classifications of symmetry प्लेन। तो सिमेट्री प्लेन्स की क्लासिफिकेशन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सिमेट्री प्लेन की क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो आपके सिग्मा प्लेन्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इनको कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है, 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सिग्मा प्लेन्स कहलाते हैं सिग्मा वर्टिकल्स। क्या है, सिग्मा वर्टिकल्स, या फिर इनको लिख सकते हो वर्टिकल प्लेन्स। क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन्स। दूसरा जो इसका कैटेगरी होती है उसको बोला जाता है डाइहेड्रल प्लेन्स। क्या, सिग्मा डी, और रिप्रेजेंट किया जाता है डाइहेड्रल प्लेन या डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। और जो चौथा होता है ये क्या होता है, सिग्मा हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर प्लेन्स भी बोल सकते हो। ठीक है। अब ये बेसिकली कैटेगराइज इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये जो हम जितनी एक्सिस ले रहे हैं ना, कि जैसे प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट है, तो उनके आधार पर जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के सिमेट्री प्लेन्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सी को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया था कि उसमें हमने प्रिंसिपल एक्सिस अलग बोल दी और सब्सिडरी एक्सिस अलग बोल दी। तो अब देखिए जरा ध्यान से कि क्या होती है बेसिकली आपकी सिमेट्री प्लेन्स, क्या होते हैं, इनका कैटेगरी क्या होती है। बड़े ही आसान शब्दों में समझाऊंगा मैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये सिग्मा वी क्या होते हैं, जो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। अलोंग क्या होते हैं, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफरेंशिएट कर देने के बाद अब हमें सिग्मा प्लेन्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर सीएन अलग अलग है, तो उसी आधार पर अलग अलग सिग्मा प्लेन्स भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और ये बेसिकली टोटली सिमेट्री का खेल है, अलग अलग टाइप के सिग्मा प्लेन से अलग अलग टाइप की सिमेट्री मॉलिक्यूल में आती है, इसलिए अभी हम लोग सिमेट्री प्लेन्स वाली प्रोसीजर में है। एक बार मैं आपको सारे सिमेट्री प्लेन्स बता दूं, इसके बाद सीधा सिमेट्री एलिमेंट और प्रोसीजर आपको पता है कि हमें कैसे ग्रुप थ्योरी पढ़नी है। सिग्मा हॉरिजॉन्टल क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और ये जो बेसिकली डाइहेड्रल प्लेन्स होते हैं, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये क्या करते हैं, ये किन्हीं भी दो C2 के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। दे विल बी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, along principal axis plus bisecting angle between two C2, दो C2 के बीच के एंगल को ये क्या कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे, या फिर कहीं पर आप ये देखोगे कि बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन टू सिग्मा वी, दो सिग्मा वी के प्लेन्स को भी बाइसेक्ट कर रहे होंगे, और एट द सेम टाइम ये किन्हीं दो C2 के प्लेन्स को भी आपस में क्या कर रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहे होंगे। ये C2 बेसिकली क्या होगी, देखो जब भी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जब सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होंगी तो किन्हीं भी दो सब्सिडरी एक्सिस के बीच के प्लेन को जो कट कर रहा होगा ना, वो आपका सिग्मा डी कहलाएगा। और अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होंगे, लेकिन ये वाला किसी C2 को क्या कर रहा होगा, उनके एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा होगा, और ये किन्हीं दो C2 को क्या कर रहा होगा, उनके एंगल को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। और जो आपका सिग्मा एच होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, बिल्कुल प्यारा सा। ये क्या है, PtCl4 मॉलिक्यूल, क्या है आपका प्लेटिनम, ये क्लोरीन, ये आपकी क्लोरीन, और ये आपकी क्लोरीन, और ये आपकी क्लोरीन आ गई। अब इसमें बेसिकली आपको पता है कि एक C4 एक्सिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, C4 एक्सिस। ये C4 एक्सिस है, ये क्या है आपकी C4 एक्सिस है। तो अब इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा प्लेन्स प्रेजेंट है, जरा ध्यान से देखो। पहला सिग्मा प्लेन तो ये प्रेजेंट है, पहला सिग्मा प्लेन कहां प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये वाला सिग्मा प्लेन जो क्या कर रहा है,
प्लेटिनम क्लोरीन और प्लेटिनम को अपने उसके अंदर ले रखा है इसको, जिसने देखो जरा ध्यान से देखो ये वाला प्लेन, एक तो प्लेन ये दिख रहा है आपको, कौन सा, जो क्लोरीन प्लेटिनम और क्लोरीन को कट कर रहा है और इस क्लोरीन को इस क्लोरीन की जगह रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। दूसरा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट है, दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए, दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी ये प्रेजेंट है। ये क्या कर रही है, ये इस क्लोरीन प्लेटिनम और इस क्लोरीन को बाइसेक्ट कर रही है और इन दोनों को आपस में क्या कर दे रही है, रिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास बेसिकली, इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूं, तो ये हो गया आपके पास कुछ इस तरीके का, ठीक है। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका ये दिख गया, तो दो तो आपको ये दिख गए। अब जरा देखिए ध्यान से, और भी है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहां भाई, अभी तो शुरू हुए हैं हम लोग। अब देखो बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, यहां पर जैसे C2 आपको कम दिखते थे, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसका कलर मैं आपको अलग से दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला जो आपका सिग्मा प्लेन है, ये वाला सिग्मा प्लेन क्या कर रहा है, ये वाला सिग्मा प्लेन बेसिकली आपको क्या नाम है, सिर्फ प्लेटिनम को बाइसेक्ट कर रहा है, इस क्लोरीन को यहां रिफ्लेक्ट कर दे रहा है और इस क्लोरीन को यहां रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। अब ये जितने भी आपका सिग्मा प्लेन है, ये सब बाहर की तरफ आ रहे हैं ऐसे, ये सब क्या आ रहे हैं, बाहर की तरफ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला ऐसे प्लेन है, ये वाला ऐसे प्लेन है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और देख लो, इसी तरीके से एक और देख लो, ये वाला प्लेन दिखा, ये वाला प्लेन दिखा। अब देखो जरा इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूं आपको, ठीक है। ये आपका प्लेन आ गया, तो ये वाला जो आपका प्लेन है बेसिकली क्या है, ये ऐसे आ रहा है, ये इस क्लोरीन को काट रहा है। अब ये सारे के सारे सिग्मा प्लेन्स अलग अलग तरीके से हैं। अब जरा इनमें से देखो कौन से सिग्मा बी हैं और कौन सा सिग्मा एच है, कौन सा क्या क्या है, जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। ये आपकी एक्सिस कौन सी है, ये है आपकी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, और जब आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, उसके अलोंग ही तो है। देखो ये एक्सिस ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सब के सब क्या हैं, आपके अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो इसका मतलब है ये वाला सिग्मा बी होगा, या तो फिर आपका सिग्मा डी होगा, या तो सिग्मा वी होगा, या तो सिग्मा डी होगा, ठीक है। तो ये 4 सिग्मा भी आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में आपको? तो देखो इसमें कई बातें, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी मुझे इसमें आपको। सबसे पहली ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस, ये वाला जो प्लेन है आपका सिग्मा बी, ये प्लेन, इसमें यहाँ पर C2 भी तो प्रेजेंट है, याद है कि नहीं याद है? यहाँ पे एक C2 ये प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में 4 C2 है, दूसरा C2 ये प्रेजेंट है, ठीक है। और तीसरा C2 क्या है, ये प्रेजेंट है, एक ये C2 प्रेजेंट है और एक ये C2 प्रेजेंट है। लेकिन इनकी कैटेगरी अलग है, जो मेन आपकी C2s हैं वो ये हैं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को अटेन कर रही हैं। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा सिग्मा डी, जब भी, ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको तुरंत एग्जांपल दिखा रहा हूं, जब भी आपसे सिग्मा डी कहा जाएगा तो सिग्मा डी का मतलब, जब उसने कहा कि बाइसेक्टिंग 2 C2s, तो ये C2 हमेशा वो वाले C2s होंगे जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को उनके अलोंग होंगे। जिस एक्सिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपकी मेन एक्सिस कहलाई जाती है। इसीलिए उनको आपको C2 लिख के दिखाया गया था, और उससे पहले मैंने आपको उसको C2 डैश लिखा था। तो ये वाली आपकी C2 डैश है और ये वाली C2 डैश है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपकी C2 तो इन C2 को जो प्लेन बाइसेक्ट कर रहा होगा, इन C2 के बीच के प्लेन को, उसे क्या बोला जाएगा, सिग्मा डी बोला जाएगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा डी, और ये क्या हो गया दूसरा, ये क्या हो गया आपका सिग्मा डी। तो ये दोनों हो गए सिग्मा डी, और ये वाला क्या हो गया, सिग्मा वी, और ये वाला क्या हो गया, सिग्मा वी। बोलो भाई, सिग्मा वी समझ में आ गया? सिग्मा वी तो आपको सीधी सी बात समझ में आ गई। सिग्मा वी क्या है, अलोंग द C2 है, और सिग्मा डी क्या है, उनके बीच के वाइट एंगल को काट रहा है। देखो सिग्मा डी आपका C2 के एंगल को भी काट रहा है, प्लस आपके साथ ही साथ जो दो बाकी सिग्मा वी प्लेन्स हैं उनके एंगल को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दो सिग्मा डी और सिग्मा वी, दो प्लेन्स आपको समझ में आ गए। अब इसी मॉलिक्यूल में आपका सिग्मा एच भी प्रेजेंट है। सिग्मा एच देखो कौन सा है, सिग्मा एच आपका बेसिकली, एक मिनट, ये है आपका सिग्मा प्लेन, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है। जो कौन सा प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन को अगर मैं थोड़ा सा कलर करके दिखा दूं आपको, तब आपको समझ में आएगा बेसिकली। एक मिनट, अच्छा फिल नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। यहाँ पर बेसिकली आपके सामने क्या नहीं प्रेजेंट आया, ये वाला जो प्लेन जिसमें पूरा का पूरा PtCl4 प्रेजेंट है, वो वाला जो आपका प्लेन है ना, वो प्लेन बताओ कहां पर है? वो प्लेन है आपके परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है बेसिकली, जो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, उसको क्या बोला जाएगा, सिग्मा एच बोला जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि PtCl4 मॉलिक्यूल में PtCl4 मॉलिक्यूल में आपके पास इससे पहले आपने देखो अभी अभी आपने पढ़ा है, एक है इसमें 2 सिग्मा भी हैं, 2 सिग्मा D हैं और क्या है एक सिग्मा H है। ये सिमेट्री ऑपरेशंस आपके यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके बाद PtCl4 में इससे पहले आपने पढ़ा है कि एक इसमें C4 प्रेजेंट होता है, एक क्या होता है C4 प्रेजेंट होता है, प्लस साथ ही साथ बेसिकली क्या होता है यहाँ पर 4C2 प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या है, अब बात जरा ध्यान समझो कि कितने सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। अब टोटल इसमें एक सिग्मा प्लेन कितने सिमेट्री ऑपरेशंस जनरेट कर सकता है, एक ध्यान से बात समझिए। नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस generated by नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस जनरेटेड बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये बेसिकली कितने होते हैं, अगर आप अभी आपको इसको काउंट करके दिखाता हूं मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये होते सिर्फ और सिर्फ कितने हैं आपके, एक ही होता है। एक कैसे होता है अभी आपको समझ में आएगा, जरा ध्यान से देखो H2O मॉलिक्यूल देखो, पीछे आपको H2O मॉलिक्यूल बना के दिखाया था मैंने। H2O मॉलिक्यूल कहाँ गया, हाँ देखो। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल में आपने क्या किया, एक सिग्मा प्लेन ये वाला डाला था, ये वाला डालने से क्या हुआ, ये 1 2 2 1 आपस में रिफ्लेक्ट हो गए। अब मैं कहूं कि इसमें आप फिर से एक सिग्मा प्लेन डाल दीजिए, तो फिर से सिग्मा प्लेन डालने से बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, इस जगह पर H2 आ जाएगा और इस जगह पर क्या आ जाएगा, H1 आ जाएगा। और जरा ध्यान से देखो यहाँ पर ये, अगर मैं इससे आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहूं तो इसमें कुछ चेंजमेंट तो है नहीं, इधर भी इसका 2 है और इसमें भी इधर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 बार अप्लाई कर दोगे सिग्मा प्लेन्स को तो सीधी सी बात है, आप उनको रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस ले आए, तो सीधी सी बात है यार, उसमें कितना ज्यादा दिमाग क्या लगाना कि 2 बार सिग्मा प्लेन्स अप्लाई कर दोगे तो वो आइडेंटिटी ऑपरेशन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, हमें अगर कभी भी चेक करना हो कि कोई सिमेट्री एलिमेंट कितने सिमेट्री ऑपरेशंस जनरेट कर सकता है, तो बार बार तब तक अप्लाई करते रहो जब तक आइडेंटिकल ना मिल जाए। तो इसमें तो एक बार अप्लाई किया तब इक्विवेलेंट मिला और जहां दोबारा अप्लाई किया तो फिर से आइडेंटिकल मिल गया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो सिग्मा प्लेन्स होते हैं, वो कितने नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस दिखाते हैं, हमेशा एक सिमेट्री ऑपरेशन दिखाएंगे। अब इसका एक और तरीका ध्यान से समझिए, अगर मैं सिग्मा के ऊपर n लिखता हूं तो इसका मतलब होगा कितनी बार अप्लाई किया जा रहा है, यही लिखा होगा। और अगर ये n इवन नंबर होगा, क्या नंबर होगा, इवन नंबर होगा, तो इसका मतलब 2 बार अप्लाई करूं, 4 बार अप्लाई करूं, 10 बार अप्लाई करूं, 100 बार अप्लाई करूं, हमेशा क्या होगा, इक्वल ही हो रहा होगा ना। एक में जहां 1 बार अप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट, 2 अप्लाई करोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। तो इसका मतलब हो गया सिग्मा अगर इवन है तो हमेशा क्या लिख सकते हो, उसको आप ई लिख सकते हो। और अगर सिग्मा में n ये जो है, ये n आपका ऑड है, अगर n क्या है आपका ऑड है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो फिर से सिग्मा हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो एक मॉलिक्यूल आपका H2O है, समझिएगा ध्यान से, ये H2O, इस पे सिग्मा अप्लाई किया, यहाँ पर ये 1 था, ये 2 था, ठीक है। आप इसके बाद क्या हुआ, बेसिकली दोबारा सिग्मा अप्लाई कर दिया, तो बेसिकली क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें फिर से सिग्मा अप्लाई कर दूं, फिर से सिग्मा अप्लाई करने से क्या हुआ, बेसिकली फिर से सिग्मा अप्लाई करने से हुआ, ये हो गया 1, ये 2 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें फिर से सिग्मा अप्लाई कर दूं, तो फिर से सिग्मा अप्लाई करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये 2 हुआ और ये 1 हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, एक बार सिग्मा अप्लाई किया इक्विवेलेंट, तो मतलब ये जो ऑपरेशन है आपका यहां से यहां तक का, ये ऑपरेशन क्या है आपका, सिग्मा है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आगे क्या किया, आगे जब मैंने इसको 2 बार अप्लाई कर दिया, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक वो बेसिकली था सिग्मा 2, और सिग्मा 2 क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑपरेशन हो गया, क्योंकि ये और ये देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं है। अब अगला क्या है, ये जो ऑपरेशन है यहां से यहां ले जा रहे हो, ये क्या है, सिग्मा 3 है, 3 बार अप्लाई कर दिया ना सिग्मा, तो सिग्मा 3 है, और सिग्मा 3 बेसिकली देखो सिग्मा के बराबर ही है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल सेम है, यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया सिग्मा को एक बार अप्लाई करो और चाहे ऑड नंबर्स में अप्लाई करो, हमेशा वो क्या होंगे आपके, सेम ही आएंगे। इसका मतलब हो गया कि सिग्मा ऑड हमेशा क्या होगा,
सिग्मा के बराबर ही होगा। सिग्मा को अगर ऑड बार अप्लाई करोगे तो उसका मतलब हो गया कि एक ही बार अप्लाई कर रहा हो। ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि नहीं? तो नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन जनरेटेड बाय सिग्मा आर ओनली 1 एंड नंबर इफ द सिग्मा n and n is even then it will be identity and if सिग्मा n में n अगर आपका ऑड है तो वो हमेशा सिग्मा के बराबर हो जाता है। ये बेसिक सी बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन फिर भी हम उनको और भी क्लियर करते हुए साथ में चल रहे हैं, कोई डाउट हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अपने मॉलिक्यूल्स में निकालते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपका काम है कि आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी निकालते रहोगे साथ ही साथ में, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल में 1 by 1 मैं सारे मॉलिक्यूल आपको दिखाता हूं। 1 by 1 हम सारे मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद हमें समझेंगे। ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, ये वाला आपका मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, इस वाले मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा इस वाले मॉलिक्यूल में कौन सा सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला सिमेट्री प्लेन देखिए, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन बेसिकली क्या है, इसमें C और X बॉन्ड जो है ना, जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो X बॉन्ड इसी एक्सिस में अवेलेबल है। इसके बाद इसमें ऊपर जा रहा है तो ऐसे कट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, और जब इसे ऐसे मॉलिक्यूल को कट कर रहे हैं तो इसमें ये वाला कार्बन कट हो रहा है, ये वाला X कट हो रहा है, ये वाला X कट हो रहा है और ये वाला X कट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें ये वाला कार्बन क्या होगा, इस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सिग्मा का काम कर सकता है। सिग्मा का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और देखिए और कोई सिग्मा प्लेन इसमें आपको दिख रहा है, और कोई सिग्मा प्लेन देखिए। इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे काट दें, जिस प्लेन में ये स्क्वायर प्रेजेंट है, अगर ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, आपका ऊपर वाला जो एक्स है वो नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और नीचे एक्स है नहीं, तो इसका मतलब है इसमें एक सिग्मा आपका प्रेजेंट है, इसके अलावा और कोई भी सिग्मा प्रेजेंट नहीं। तो 1 by 1 मैं क्या करता हूँ, इनमें से आपको एक एक स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाता हूँ और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं हम लोग अलग छोड़ते हैं, ठीक है? ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया और इनको यहाँ नीचे छोड़ दीजिए, ठीक है? इस वाले स्ट्रक्चर को उठा लेते हैं जिसको हमें पढ़ना है। जरा इसको ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपका, यार ये यही रहेगा, चलिए आप भी यहाँ पहुंचिए, ठीक है? अब इस वाले एक्सिस, इसमें देखो कौन कौन से एक्सिस आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें, जैसे मैंने इसमें ये वाला प्लेन सिमेट्री कंसीडर किया था, अगर मैं इसमें कंसीडर करूंगा तो मुझे यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या कि अगर मैं इस कट एक्स को, इस एक्स को ऐसे काट दूं यहाँ से, तो ये वाला एक्स ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पर ऊपर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर वैसा प्लेन नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा प्लेन पड़ सकता है, वो ये प्लेन है। वो कौन सा प्लेन है? ये प्लेन है। ये प्लेन बेसिकली क्या कर रहा है, ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, इस एक्स को यहाँ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इस एक्स को यहाँ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है? इस वाले एक्स को यहाँ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है और इस वाले एक्स को यहाँ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो एक सिग्मा प्लेन आपका ये यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा देखिए, तो ये क्या हो गया, एक ही आपका सिग्मा प्लेन आ गया। अब इसके अलावा यहाँ पर दूसरा कोई सिग्मा प्लेन देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं ऐसा दूसरा प्लेन डालूं तो भी बेसिकली क्या होगा, आपका ये ऊपर वाला इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो ऐसा तो हमारे पास इधर है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको ये एक सिग्मा प्लेन दिख रहा है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कोई सिग्मा प्लेन दिख रहा हो तो आप देखिए, बताइए। अगर इसके अलावा आपको कोई सिग्मा प्लेन दिख रहा हो तो इसके अलावा आपको कोई भी सिग्मा प्लेन यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा शायद। एक सिग्मा प्लेन ये आपको दिख रहा है, ठीक है? तो हाँ, यहाँ पर आपको कोई भी सिग्मा प्लेन प्रेजेंट नहीं। अब इसके बाद इस वाले स्ट्रक्चर को उठा के देखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हमने उठा लिया, ठीक है? ये वाला स्ट्रक्चर हमने उठा लिया और इस वाले स्ट्रक्चर में जरा सिग्मा प्लेन्स निकाल कर देखिए और बताइए। तो इस वाले सिग्मा प्लेन में देखो बेसिकली क्या है, आपके फिर से वही कहानी आ गई। अगर आप ये प्लेन डालें यहाँ से, क्या करें, ये प्लेन डालें यहाँ से, तो यहाँ वाले प्लेन में बेसिकली यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, फिर से वही बात हो जाएगी। ये वाला एक्स क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये वाला वाई कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे सिग्मा प्लेन इसमें प्रेजेंट है वैसे ही सिग्मा प्लेन यहाँ पर भी एक सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है। अब इसके अलावा इसमें देखेंगे तो इसमें भी आपको शायद कोई दूसरा सिग्मा प्लेन ना दिखे। अब इसके बाद ये वाले एग्जांपल में आपको पहले, इसमें मैंने आपको सी एक्सिस निकालना सिखाया था ना। अब आपका काम है कि आप क्या करना है, आपको इन वाले इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा प्रेजेंट हैं और प्लस कितने प्रिंसिपल एक्सिस कितनी रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट है, ये दोनों काउंट करनी है इन दोनों एग्जाम्पल में। आ रही बात आपको समझ में? ठीक है, इसमें नीचे कुछ रह गया है शायद, अच्छा नहीं रह गया यहाँ पे, हाँ ये चारों के चारों एक्स ऊपर है, इसमें क्या है एक्स वाई लगाओ। तो ये चीज आप ढूंढिएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। अब जरा इस मॉलिक्यूल में देखते हैं, इस मॉलिक्यूल में अब मैं क्या करता हूं, मैं मॉलिक्यूल में अब ये अपने रियल एग्जांपल्स हैं, तो इन एग्जांपल्स में आपको सिग्मा प्लेन और कौन सा सिग्मा प्रेजेंट है ये काउंट करना अब हम लोग शुरू करेंगे। अभी तक तो रैंडमली सिग्मा प्लेन्स निकाल रहे थे ताकि हमें विजुअली देखने के बाद तुरंत समझ में आना शुरू हो जाए। जरा इस सिग्मा मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल में, अच्छा ये दोनों सेम हो गए हैं, तो इस वाले मॉलिक्यूल में आपको ये यहां से हटा दो और यहां पे लगा लो।
इस वाले मॉलिक्यूल में देखो एक सिग्मा प्लेन तो ये सिग्मा प्लेन है पूरा का पूरा, ये एक सिग्मा प्लेन जो इस प्लेन में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, पूरे मॉलिक्यूल को कट कर देगा। और अगर कोई भी सिग्मा प्लेन में, अगर सिग्मा प्लेन में कोई भी मॉलिक्यूल उस प्लेन में आ जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन होने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर सिग्मा प्लेन डालते हुए कोई ऐसे एटम्स हैं जो उस सिग्मा प्लेन में ना रहे, इस बात को ध्यान से समझना। अगर आप कोई सिग्मा प्लेन डाल रहे हो और सिग्मा प्लेन डालने से जो एटम उस सिग्मा प्लेन से बाइसेक्ट नहीं होते हैं, उसके अलावा जो उससे बाहर होते हैं, प्लेन के बाहर जो एटम्स होते हैं, वो हमेशा इवन नंबर में होने चाहिए। हमेशा कैसे होने चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि उन्हें आपस में क्या होना होता है, रिफ्लेक्ट होना होता है। तो अगर ऑड नंबर में होंगे तो हमारा सवाल वही गलत हो जाएगा, वहां पर एकदम से वो दूसरा एटम होगा ही नहीं। तो आपने जैसे ही देखा इस मॉलिक्यूल में एक सिग्मा प्लेन तो आपको ये दिख गया। दूसरा सिग्मा प्लेन कौन सा दिख रहा है, दूसरा सिग्मा प्लेन देखो ये वाला, दूसरा सिग्मा प्लेन ये वाला। तो ये वाला दूसरा सिग्मा प्लेन आपका प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है कि नहीं है। तो एक सिग्मा ऐसे है और एक सिग्मा ऐसे है। अब इसके बाद इस मॉलिक्यूल में रोटेशनल एक्सिस कितनी प्रेजेंट है, बताओ रोटेशनल एक्सिस कितनी प्रेजेंट है। तो रोटेशनल एक्सिस यही एक्सिस आपकी क्या है, C2 का काम भी कर सकती है। यही वाली एक्सिस आपकी क्या काम कर सकती है, C2 का भी काम कर सकती है। और इसके अलावा तो इसमें कोई प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रोटेशनल एक्सिस तो है नहीं। और जब दूसरी रोटेशनल एक्सिस नहीं है, इसका मतलब यही आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही हैं दोनों के दोनों प्लेन्स। तो इसका मतलब ये कौन से प्लेन्स हो गए, सिग्मा वी प्लेन्स हो गए। तो आप यहाँ पे एक बात आपने देखी, इस वाले मॉलिक्यूल में आपने बात क्या देखी, वो ये देखी है कि इसमें एक C2 प्रेजेंट है, एक C2 प्रेजेंट है और प्लस 2 सिग्मा V प्रेजेंट है। और वो दोनों के दोनों सिग्मा V अलोंग दिस C2 ही हैं। ये जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर एक जनरलाइजेशन पॉइंट निकलने वाला है। तो एक C2 मिला और उसके अलोंग ही 2 सिग्मा V प्लेन्स मिले हैं। चलिए ये तो कोई बात नहीं, जैसे हमें NC2 और मिल रहे थे वैसे ही हमें N सिग्मा मिले, लेकिन अभी पहली बार मिले हैं। अब जरा इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में क्या है, इस मॉलिक्यूल में भी वही कहानी है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका C2 एक्सिस। और उसके बाद इसमें कौन कौन से सिग्मा प्लेन्स हो सकते हैं, एक सिग्मा प्लेन ये हो जाएगा जो बेसिकली इस फ्लोरीन को इस फ्लोरीन से रिफ्लेक्ट कर देगा। और दूसरा सिग्मा प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो क्या करेगा, सारे के सारे एटम्स को, मॉलिक्यूलर प्लेन है जो, वो सारे के सारे एटम्स को कट कर देगा। तो इस वाले प्लेन में भी आपकी ये C2 प्रेजेंट है और इस वाले प्लेन में भी आपकी ये C2 प्रेजेंट है। और ये एक अकेली C2 है, तो अकेली C2 का मतलब वही प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फिर से एक C2 है और 2 सिग्मा V है। क्या है, 2 सिग्मा V। बोलिए इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी आपको, काफी आसान है, ठीक है। फिर भी जिसको प्रॉब्लम हो ना हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, और थोड़ा प्यार से एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ताकि क्योंकि दोबारा भी हम नहीं पढ़ेंगे। अब जरा इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल में क्या है, एक तो ये आपके ऐसे जाने वाली C3 एक्सिस प्रेजेंट है, ये वाली एक्सिस। उसके अलावा एक सिग्मा प्लेन ये प्रेजेंट है, एक सिग्मा प्लेन ये प्रेजेंट है, दूसरा सिग्मा प्लेन आपका ये प्रेजेंट है, दूसरा सिग्मा प्लेन आपका ये प्रेजेंट है, और तीसरा सिग्मा प्लेन आपका ये प्रेजेंट है। और ये सिग्मा प्लेन्स कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये सारे के सारे सिग्मा प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा V हो जाएंगे। आ रही बात समझ में आपको। और उसके बाद एक और सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, जो सिग्मा प्लेन क्या है, इस प्लेन में है, जो इस फ्लोरीन को भी कट कर देगा, इस फ्लोरीन को भी कट कर देगा, इसको भी कट देगा, मतलब उसमें तो सारे के सारे एटम कट जाएंगे। लेकिन वो वाला सिग्मा प्लेन जो ये है, सिग्मा प्लेन बेसिकली आपका ये वाला जो सिग्मा प्लेन है, ये सिग्मा प्लेन क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो सिग्मा एक्सिस परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या बोलेंगे, सिग्मा H बोलेंगे। तो अभी जरा मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है। वो क्या है कि आपको यहाँ पर एक C3 थी और C3 के साथ 3 सिग्मा V है। क्या है, 3 सिग्मा V है, और एक क्या है, सिग्मा H है, एक क्या है, सिग्मा H है। आ रही बात समझ में। और इसके अलावा इसमें 3 C2 तो और है ही, 3 C2 भी हैं आपके, 3 C2 भी हैं। तो सारे सिमेट्री ऑपरेशंस काउंट करना शुरू कर देना। तो C3 से कितने सिमेट्री ऑपरेशन मिलेंगे, अगर मैं डायरेक्टली पूछ लूं कि इसमें कितने रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट हैं, तो C3 से आएंगे आपके 2, उसके बाद 3 सिग्मा V से 3, एक सिग्मा H से 1, क्योंकि सिग्मा प्लेन सिर्फ एक सिमेट्री ऑपरेशन देता है, और 3 C2 से 3। तो इसका मतलब है 2 3 5 1 6 और 2 8 टोटल रोटेशनल और रिफ्लेक्शन आपके सिमेट्री ऑपरेशंस प्रेजेंट हैं। अब जरा ध्यान से देखिए इस वाले मॉलिक्यूल को, इस वाले मॉलिक्यूल को आप आराम से कर सकते हो। देखो क्या, एक सिग्मा प्लेन ये, एक सिग्मा प्लेन ये,
और ये किसके अलोंग है, ये आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है C2, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसमें देखो एक C2 ये अवेलेबल है, उसके अलावा एक C2 ये अवेलेबल है और एक C2 ये अवेलेबल है। लेकिन इस वाली C2 को प्रिंसिपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट टाइप की है, वो दोनों मॉलिक्यूलर प्लेन में है और ये डिस्टिंक्ट टाइप की, इसलिए हमने इसको क्या लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस लेना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाले प्लेन्स क्या हो जाएंगे आपके, सिग्मा V हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके, सिग्मा V हो जाएंगे। और जो ये मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा D हो जाएगा, सॉरी सिग्मा H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा H हो जाएगा। जब तक आपको बाइसेक्ट, देखो अब इसमें C2 प्रेजेंट है, इसमें देखो इस वाले मॉलिक्यूल में ध्यान से देखना, यहाँ पर इसके अलोंग ये C2 भी प्रेजेंट है, लेकिन इनमें से कोई भी जो आपका सिग्मा है, ये सिग्मा आपके किन्हीं दो C2 को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, दो C2 के बीच के एंगल को। अगर आप ये कहो कि ये वाला जो सिग्मा है, ये इन दोनों C2 को तो बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन इन दोनों को बाइसेक्ट करने के अलावा वो एक C2 के अलोंग भी है। तो जब वो एक C2 के अलोंग है तो इसका मतलब है कि वो बाइसेक्ट नहीं कर रहा, उसको ऐसे नहीं, बाइसेक्ट का मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट कर रहा हो, किसी दूसरे C2 के अलोंग ना हो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर इसीलिए किसी सिग्मा D की बात नहीं करी जा रही है, किसी सिग्मा की D की बात नहीं करी जा रही है। अब इस मॉलिक्यूल का भी आपका काम है, इस मॉलिक्यूल में आपको कितने सिग्मा प्लेन्स हैं आपको ये पता करना है और बताना है मुझे, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखो, इसके बाद का एक जनरल पॉइंट है, और CH4 मॉलिक्यूल की भी बात कर लेते हैं, अभी मैं खुद ही करा देता हूं। इससे पहले जितने कहे हैं मैंने सारे के सारे करना अपने मन से, जितने मैं छोड़ता जा रहा हूं, क्योंकि आप जब तक आप उधर से मेहनत नहीं करोगे इधर से मेहनत का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहां पर मैं आपको क्या बताया कि जब भी आपके पास CN प्रेजेंट था और CN के पैरेलल अगर कोई सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, अगर कोई एक भी सिग्मा प्लेन प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि यहां पर n सिग्मा V होंगे। यहां पर क्या होंगे, n सिग्मा V होंगे ही होंगे। या शायद आप डायरेक्टली n सिग्मा V मत कहिए, आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली n सिग्मा प्लेन्स होंगे ही होंगे, n सिग्मा प्लेन्स होंगे ही होंगे। और अगर ये n में से n क्या है, एक इवन नंबर है, n क्या है, एक इवन नंबर है, तो इनमें से जो हाफ ऑफ देम होंगे वो सिग्मा V होंगे और हाफ ऑफ देम क्या होंगे, सिग्मा D होंगे। और ये सारे के सारे सिग्मा होंगे, ये अपार्ट फ्रॉम सिग्मा H है, अपार्ट फ्रॉम सिग्मा H है, आपका सिग्मा H से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये n जो है वो इवन हो, अगर आपको सॉरी इवन की जगह ऑड हो, अगर ये जो आपका n है ये ऑड नंबर हो, अगर ये क्या हो आपका ऑड नंबर हो, तो उस केस में बेसिकली या तो सबके सब या तो ऑल ऑफ देम विल बी सिग्मा V और all of them will be sigma D, all of them। अब इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल अभी मैंने आपको साथ में ही करा दिए। सिग्मा D वाला एग्जांपल भी हम देखेंगे जब आपके पास C3 के साथ सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा D ही होंगे। आ रही बात समझ में? C3 हो सकता है कि C3 अवेलेबल हो और C3 में सारे के सारे जो तीन सिग्मा आए हैं वो तीनों के तीनों सिग्मा D आएंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर ये वाला केस दिखाया। इस वाले केस में क्या, देखो C3 था और C3 के साथ क्या था, C3 के साथ तीनों के तीनों क्या है, सिग्मा V है। अब इस वाले केस को देखिए, इससे पहले PTCl4 वाला केस जो हम पढ़ चुके हैं, PTCl4 वाला केस जरा ध्यान से देख लीजिए। PTCl4 कहाँ गया आपका, PTCl4 हाँ ये PTCl4। अब PTCl4 में देखो क्या था, PTCl4 में आपके पास एक C4 प्रेजेंट थी और C4 के साथ आपके 4 सिग्मा प्लेन्स थे। और जब ये इवन नंबर था तो इनमें दो क्या थे, 2 सिग्मा V मिले हैं और 2 क्या मिले हैं, सिग्मा D मिले हैं। तो ये तो मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं, ढूंढते कैसे हैं, लेकिन अब आपको काउंट नहीं करने की जरूरत है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप एक ये जनरल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि पहली बात, अगर आपके पास सिग्मा प्लेन प्रेजेंट हो, पहली बात आपके पास अगर CN प्रेजेंट हो और CN के साथ अगर आपका एक भी पैरेलल सिग्मा प्लेन आपको मिले, तो अगर आपका n ऑड है तो उसमें या तो सारे के सारे सिग्मा V होंगे या तो सारे के सारे सिग्मा D होंगे। अगर वो इवन है तो आधे सिग्मा V हो जाएंगे और आधे क्या हो जाएंगे, सिग्मा D हो जाएंगे। ये हमेशा रूल फॉलो होगा आपका, ठीक है। और एक बात, इससे पहले हम लोग एक रूल और पढ़ चुके हैं कि अगर सिग्मा
के परपेंडिकुलर, अगर सिग्मा के परपेंडिकुलर एक भी C2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा डायरेक्टली NC2 होंगे ही होंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बता दूंगा कि सीधा आपको काउंट करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक चीज चेक करनी होगी। पहले एक सिग्मा चेक करो प्रिंसिपल, फिर उसके परपेंडिकुलर चेक करो, एक भी C2 है तो NC2 हो गए। फिर देखो प्रिंसिपल एक्सिस के या फिर CN के अलोंग अगर एक भी सिग्मा प्लेन है, तो उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा अपना नंबर। अगर ये इवन नंबर है 4 है, जैसे C6 होता, अगर ये क्या होता C6 होता, तो C6 में मैं आपको एक और होमवर्क आपको, क्योंकि इसमें आपको जितना काम मिलेगा उतना ही आप क्या करेंगे, आउटपुट देंगे, ठीक है इसमें। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम लोग DPP सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको इन्वर्जन सेंटर, ठीक है, और आपका जो ये S होता है ना, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन S, और आपका जो आइडेंटिटी ऑपरेशन है, ये तीनों के तीनों हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे। और फिर इसी के साथ इसी पर डिपेंड एक DPP सॉल्व करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन की, जिसमें सारे के सारे टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस आपको निकालने सिखा दूंगा मैं वहीं पर, हाथों हाथ, कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको जितना मैंने अभी ये बताया है उतना काम आपको करना है, जितने मैं मॉलिक्यूल छोड़ते जा रहा हूं। तो आपको यहां पर क्या देखा, अगर मान लो C6 होता, तो एक और काम लिख लो अपने साथ में। अगर C6 होता, C6 का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, C6 का एग्जांपल दे रहा हूं बेंजीन। तो C6 में आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि अगर एक भी आपको C6 के पैरेलल एक भी सिग्मा प्लेन मिल गया तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं इसमें 6 सिग्मा भी होंगे। और 6 सिग्मा भी में आपको अभी तो ऐसे काउंट करोगे, सोचोगे कौन सा सिग्मा भी कौन सा सिग्मा डी, इससे कुछ मतलब नहीं। आपने देखा C6 है, एक भी सिग्मा प्लेन मिला, आपने 6 सिग्मा समझ लिए, और इवन नंबर था तो आप डायरेक्टली बोल दो कि इसमें 3 सिग्मा भी है और क्या है, 3 सिग्मा डी है। और सिग्मा H आपको हमेशा पता करना पड़ेगा। सिग्मा H पता करना बहुत आसान है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है या नहीं है। तो और इसके बाद CH4 मॉलिक्यूल में, CH4 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी सिग्मा प्लेन्स आर देयर। तो आपका हाउ मेनी सिग्मा प्लेन्स आर देयर इन दिस, और इसको वेरीफाई करके आपको देखना है, इस वाली बात को कि वेरीफाई करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बात आपको एक जनरल रूल अभी तक हम लोग सीख चुके हैं अपनी, और इसमें इसके बाद इससे पहले एक ये वाला मॉलिक्यूल मैंने छोड़ा है, इसमें कितने सिग्मा प्लेन्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता करना है, ठीक है। इसके अलावा और ये जो 2 स्ट्रक्चर मैंने छोड़ रखे हैं, ये 2 स्ट्रक्चर, इन 2 स्ट्रक्चर्स में कितने सिग्मा भी, और इससे पहले हम लोग C2 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बस इतना सा हमारी बात थी आज के लेक्चर में, हमें इतना ही पढ़ना है। अब एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं, देखो आपके पास बेसिकली अब आप CN निकालना सीख गए हो, ठीक है। CN में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है, और सब्सिडरी एक्सिस क्या है, ये आप समझ गए हो। इसके बाद आप सिग्मा प्लेन्स निकालना समझ गए हो, और सिग्मा में सिग्मा V निकालना भी समझ गए हो, सिग्मा D निकालना भी समझ गए हो, और सिग्मा H तो डायरेक्टली चेक किया जा सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने CN होंगे, कितने सिग्मा होंगे, ये सारी की सारी बातें अभी मैंने इंटर रिलेट करके इस चार्ट के थ्रू आपको समझा दी। तो अभी तक के लिए इतना ही, फर्स्ट 2 लेक्चर्स में अपना इतना काम हो गया है। और इस लेक्चर के बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अच्छा वो मैंने साफ कर दिया है कि अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले लेक्चर में इन्वर्जन सेंटर, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेशन कुछ नहीं है, फर्जी है, ठीक है, मतलब लेकिन रिक्वायरमेंट तो है ना। इसके बाद आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर हमारा फोकस होगा, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी पहली DPP सॉल्व करेंगे, किसकी, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। यूं ही लगातार पढ़ते रहो, जैसे जैसे जो चीजें बताता रहा हूं समझते रहो। अभी क्या है, अभी हम लोग घुस गए हैं क्या कि अपने चीजों को सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं। जहां एक बार ABCD सारी सीख जाओगे, इसके बाद जब इस ABCD को अप्लाई करोगे तब आएगा मजा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।